तड़कापुर के दिन चढ़ते ही नीम के पेड़ तले पंचायत की महफिल सज जाती है। पंचायत के बीचों बीच गांव के सबसे प्रतिष्ठित और सबसे आदरणीय पंडित खड़े हैं और गांव का हर इंसान उनकी बात एकदम कान लगाकर सुन रहा था। सर्वप्रथम तो सभी गांव वासियों का इस पंचायत में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पधारे। अरे पंडित जी, आप अगर आधी रात को भी बुलाओगे ना, हम तो तब भी आ जाएंगे। बताइए क्या हुक्म है? अरे बस बस, ये तो आप लोगों का प्रेम है मेरे लिए। मैंने बस कुछ आवश्यक सूचना आप लोगों को देने के लिए यहाँ पर एकत्रित किया है, सरपंच जी से प्रार्थना करके। बेझिझक बताइए पंडित जी। देखिए, अब कुछ ही दिनों पश्चात अश्विन माह प्रारंभ होने वाला है, ये तो आप सबको पता ही है। जी जी पता है पंडित जी। तो मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि इस महीने पितृपक्ष भी आने वाले हैं, जिसमें आप सबको पता ही है कि इस महीने हमारे पितरों का श्राद्ध किया जाता है और उनकी तिथि में उनका भोग निकाला जाता है। पर कुछ ऐसी आवश्यक चीजें हैं जिनका हमें पितृपक्षों में विशेष ध्यान रखना होता है। वो क्या है पंडित जी? पितृपक्ष में 2 चीजों का विशेष ध्यान हमें रखना होगा कि कोई इस काल अवधि में ना तो अपने केश कटवाए और ना ही अपने नाखून काटे, क्योंकि इस अवधि में ये दोनों कार्य एकदम ही अशुभ और वर्जित माने जाते हैं। पंडित जी की ये बात सुनकर झुमरू नाई थोड़ा चिंतित होने लगा। ऐसे तो कैसे बात बनेगी हैं? पितृपक्ष तो पूरे 15 दिन चलता है, मतलब 15 दिन तक कोई कमाई नहीं। चिंता मत करो झुमरू, मैं जानता हूं कि 15 दिन भले ही ग्राहक कम होंगे तुम्हारी दुकान पर, परंतु ये याद रखो, श्राद्ध हम इसीलिए करते हैं ताकि हमारे पूर्वजों की कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। सुना है ना, पितृ तृप्त तो सर्व तृप्त। अगर पितृ प्रसन्न रहेंगे तो घर पर भी सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। झुमरू मुस्कुराता है। ठीक है पंडित जी, तो फिर मैं भी अपनी दुकान पितृपक्ष खत्म होने तक बंदी रखूंगा। हाँ, बहुत अच्छे। पितृ देवो भव। झुमरू अपने हाथ जोड़ पंडित जी को प्रणाम करता है। ठीक है सरपंच जी, बस यही बताना था सभी ग्रामवासियों को। अब मैं अपनी कुटिया में चलता हूँ, मेरे यज्ञ का समय हो गया है। सब गांव वाले पंडित जी की बात से सहमति रखते हुए वापस जाने लगते हैं। लेकिन उसी पंचायत में खड़ा कनुआ इस बात से बहुत नाखुश होता है। अरे पता नहीं क्या लगा रखा है? ऐसे कैसे 15 दिन लोगों के बाल ना काटूं? मेरी दुकान की वैसे ही ग्राहकी कम है। कनुआ एक दराज से कटोरी बाहर निकालता है जिसमें दही रखी हुई है। कनुआ वो दही निकालकर ग्राहक के सिर पर लगा देता है। तभी कनुआ का बेटा पप्पू उसकी दुकान पर उसका लंच लेकर आ जाता है। पप्पू की आंखें एकदम लाल और बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। पापा। क्या है? अरे भड़क क्यों रहे हो? डिब्बा लेके आया हूँ आपका। कोई शौक नहीं है मुझे वरना यहाँ आने का। कनुआ पप्पू की ओर देखता है। ये हुलिया क्या बना रखा है तूने? अरे क्या है आपको? मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? तेरे कर्म ही ऐसे हैं। शक्ल देखी अपनी एक बार आईने में है? पूरी रात पढ़ रहा था मैं, पीछे पड़े रहते हो जब देखो। हाँ पता है तू कितना पढ़ता है वो तो मुझे। तभी ग्राहक को धीमी धीमी उस दही की सुगंध आने लगती है। अरे कनुआ भाई, ये क्या लगा दिए भाई? इसमें से तो बदबू सी आ रही है। अरे ये लेप है, लेप, वो भी बड़े खास सामग्री से बना हुआ। अच्छा होता है ये बालों के लिए, चिंता मत करो, बालों की जू एकदम खत्म हो जाएगी। हाँ। तभी एकदम से पप्पू उस दही की कटोरी की ओर देखता है और चौंक कर कनुआ को देखने लगता है। कनुआ वो लेप लगाकर टूटी के पास जाकर अपने हाथ धोने लगता है। तभी पप्पू उसके पास आता है। पापा,
ये कौन सा लेप लगा रहे हो आप इसे? अरे कोई लेप वेप ना है, मेरी बचाई हुई जूठी दही है कल रात की। हाँ ठीक चक्कर बाज हो आप तो। अरे बेटा 15 दिन अब कोई कमाई नहीं होने वाली, तो तू अब देख इससे पैसे कैसे निकलवाता हूं। देख हाँ भाई साहब, आपके हो गए 200 रुपए। क्या? कितने? 200 भाई साहब, 200। क्या बकवास है भाई ये? इतने किस चीज के? भाई उस स्लैब के जो तुम्हारे सिर पे लगाया है। पर मैंने तो कहा भी नहीं था उस बदबूदार लेप को लगाने का। वाह भाई वाह, एक तो तुम्हारी भलाई का सोचो, ऊपर से मुझ पे ही भड़क रहे हो। मेरी भलाई भला कैसे इसमें? इसकी वजह से तुम्हारे जो बाल टूट रहे थे अब नहीं टूटेंगे, एक ही बारी में ठीक कर देता ये। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ और क्या। चलो फिर तो ले लो, फिर ठीक है। ग्राहक उसे पैसे देकर चला जाता है। अच्छा मुझे दो ये पैसे। किस बात के? पप्पू सीधा कनुआ के हाथ से पैसे झपट लेता है। किताबें खरीदनी है, हर बात में सवाल जवाब। ऐसी गंदी औलाद न मिले किसी को, है न बात करने का तरीका है ना अकल है। एक तो वैसे ही पंडित जी ने 15 दिन के लिए दुकान ठप करवा दी, और जो पैसे आ रहे वो ये हरामजादा लेकर चला जाता है। कनुआ बैठकर खाना खाने लगता है। कुछ ही दिनों बाद श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। गांव के सभी लोग प्रण खा लेते हैं कि 15 दिन तक बाल नहीं कटवाएंगे। पितृपक्ष शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि गांव में तभी अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगी। सरपंच जी, मेरा तो बिल्कुल ही धर्म भ्रष्ट हो गया। रात को पूरे बाल थे, एक एक बाल था, लेकिन आज जब सो के उठा तो देखा कि आधे बाल गायब है। अब बताओ, मेरे पूर्वज तो थूक रहे होंगे मुझ पर कि कैसे कपूत ने वंश में जन्म ले लिया। हे भगवान, ये चल क्या रहा है? तुमसे पहले 3 लोग और आए थे मेरे पास, कल और परसों। किसी की दाढ़ी काट ली और किसी के बाल। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे तो लग रहा है कि ये सब कोई भूत वगैरह कर रहा है। अरे पागल वागल है क्या? हाँ सरपंच जी, और नहीं तो क्या। जरूर कोई ना कोई पूर्वज हमसे गुस्सा है, तभी ये सारी चीजें हो रही है। अरे ये क्या बात हुई? हाँ सरपंच जी, यही बात है। अभी गांव वालों को जाकर बताता हूँ ये सारी बात। अरे नहीं नहीं भाई। वीरू सरपंच की बिना कोई बात सुने वहाँ से चला जाता है। अरे 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 वीरू, अरे सुनो भाई, अरे चला गया। अब ये पूरे गांव में तहलका मचवाएगा। हाँ अगले दिन तक ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। पूरे गांव में अब अफरा तफरी मचने लगती है। भैया, सोने से पहले हाँ बिल्कुल पैक होके सोऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया से, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा भैया मैं तो। हाँ हर दिन अब सरपंच के घर ये शिकायत आती कि किसी ने उसके बाल काट लिए, तो किसी ने उनकी मूछें या दाढ़ी। ओहो, अब कौन सी चिंता में बैठे हो? अरे कुछ नहीं, इन गांव वालों ने जीना हराम किया हुआ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कर कौन रहा है। ओहो, अब अपना खून सुखाने से क्या ही होगा। अभी तो चैन से सो जाओ आप। अरे कैसे सो जाऊं? मुझे तो हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं ये लोग आगे मेरी ही गर्दन ना पकड़ ले भाई। अरे आप एक काम करो ना,
आप पंडित जी से क्यों ना पूछ लेते, क्या पता वो कुछ उपाय बता दे। हाँ, ये ठीक बताया तुमने। कल सुबह ही जाता हूँ पंडित जी के पास। ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय। अरे पंडित जी। पंडित जी आकर दरवाजा खोलते हैं और सरपंच तभी उनके पैर छू लेता है। प्रणाम प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। आयुष्मान भव। आइए आइए सरपंच जी, भीतर आइए। अब बताइए सरपंच जी, आपने आज कैसे याद किया? पहली बात तो पंडित जी, आप तो नाम से ही बुलाया करें मुझे, आपका तो मैं बच्चा ही हूँ। दूसरी बात पंडित जी, आप भी सुन ही रहे होंगे कि गांव में कैसा बवाल मचा पड़ा है कि भूत प्रेत लोगों के बाल दाढ़ी काट रहे हैं। तो मैं बस यही पूछने आया हूँ पंडित जी कि ये सब हो क्या रहा है? ये तो मुझे नहीं पता, क्षमा करना कि ये सब क्या हो रहा है। पता नहीं, गांव के लोग कह रहे हैं कि किसी पितर की आत्मा गुस्से में है तो वो ये कर रही है। अरे ऐसा संभव नहीं है। पितर सबके अपने अपने होते हैं। अगर वो क्रोधित भी हुए हैं तो सिर्फ अपने वंश पर होंगे, औरों को नुकसान नहीं पहुंचाते वो कभी। तो ये सब कौन कर रहा है? होगा कोई शरारती व्यक्ति, गांव वालों को परेशान करने के लिए कर रहा होगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि कल मुझे पंचायत बिठानी ही पड़ेगी। जैसी आपकी इच्छा सरपंच जी। तो ठीक है पंडित जी, चलता हूं मैं। प्रणाम। सरपंच एक बार फिर से पंडित जी के पांव छूता है। कल्याण हो। सरपंच अगले ही दिन पंचायत बैठा देता है। हाँ भाई, आज सारे लोगों की जो शिकायतें हैं वो सुनी जाएंगी कि पूरी बात क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक गांव वाला चिल्लाना शुरू कर देता है। अरे भूत का साया सरपंच जी, और क्या है? अरे सरपंच जी, ये किसी के पितर ही कर रहे हैं। पहले ही चिल्लाए जा रहे हो। सबसे पहली बात तो ऐसा नहीं हो सकता। पितर अलग अलग वंश के अपने अपने होते हैं, समझे? पूरे गांव का एक नहीं होता। तभी सबको पंडित जी के चिल्लाने की आवाज आती है। विनाश विनाश होगा उसका जिसने भी ये सब किया है। पंडित जी को देखते ही सरपंच की जान हलक में आ जाती है। पंडित जी, क्या हुआ? पापी, घोर पापी, दुष्ट इंसान है वो, दुष्ट। कौन पर? तभी पंचायत में वीरू बोल पड़ता है। देखा हम कह रहे थे ना कि कोई भूत ही कर रहा है। अब बेशक पंडित जी से पूछ लो। वो कोई भूत नहीं है, वो कोई दुष्ट कपटी व्यक्ति है। इंसान है? हाँ सरपंच जी। आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा उसे। कैसा दिखता था और कौन था? उसका मुंह कंबल से ढका था, पर जब वो चुपके से मेरी दाढ़ी काट रहा था तो एकदम से मेरी आंखें ध्यान से खुल गईं और वो एकदम से हड़बड़ा कर वहां से भाग गया, जिसमें उसकी कैंची नीचे गिर गई। हाँ, दिखाइए जरा, क्या पता कुछ पता ही लग जाए उस कैंची से। पंडित वो कैंची निकाल कर दिखाता है। कैंची देखते ही खुशी से कनुआ की आंखें बड़ी हो जाती हैं। ये तो कनुआ आंखों की पुतलियां पंचायत में खड़े झुमरों की तरफ मोड़ता है। वाह वाह, क्या किस्मत खोली है भगवान। कनुआ दौड़ता हुआ सरपंच के पास आता है। अरे मुझे पता है ये किसकी है सरपंच जी। है? किसकी? अरे देखो, ये लोहे की कैंची है और ऐसी कैंची कोई नाई ही इस्तेमाल करता है बस, और वो इस गांव में बस दो हैं। अब इसकी अंगूठियां देखो, चौकोर है, गोल नहीं। तो तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
मैंने आज तक गोल अंगूठियां वाली कैंची कभी इस्तेमाल नहीं करी। वो इस्तेमाल करता है तो सिर्फ एक इंसान। ये सुनते ही झुमरू का चेहरा एकदम से सफेद पड़ जाता है। सभी झुमरू की ओर देखते हैं। क्या नहीं, ये मेरी कैंची नहीं है भाई। अब तो इसके सारे ग्राहक मेरे, भर के पैसे कमाऊंगा। हाँ, अरे तो किसकी? तेरे अलावा तो इस्तेमाल करता नहीं है कोई ऐसी कैंचियां। तुम्हारी भी तो हो सकती है। क्या हुआ अगर चौकोर है तो? बाल तो तुम भी काटते हो। अरे पर मेरी उंगलियों में ठीक से नहीं बैठती, ये देखो। कनुआ उस कैंची में अपनी उंगलियां डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी उंगलियां उसमें जाती नहीं। मेरी उंगलियां तो जा भी नहीं रही इसमें। और अब एक बार झुमरू तू डाल के दिखा इसे अपनी उंगलियों में। झुमरू डरा सहमा आगे आता है और अपना हाथ कनुआ की ओर बढ़ाता है। कनुआ उसके अंगूठे और उंगली में वो कैंची डालता है तो वो कैंची उसकी आसानी से आ जाती है। एकदम फिट बैठी है ये तो। सभी लोग चौंक जाते हैं। हाँ, तो तूने किया ये झुमरू है? पर क्यों? मैंने नहीं किया सरपंच जी, मैंने नहीं किया, मेरा यकीन करिए, माँ कसम। अरे आ गया होगा गुस्सा इसे, क्योंकि इसकी दुकान बंद करवा दी 15 दिनों के लिए, इसीलिए बेचारे पंडित जी की भी दाढ़ी काट दी इसने। हाँ, अरे मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मेरा विश्वास कीजिए। तो फिर तेरी कैंची यहाँ कैसे आई ये बता। अरे तो जरूरी थोड़ी है कि मेरी कैंची है तो मैंने ही कराओ। और कौन हो सकता है? और उसके पास तेरी कैंची क्या कर रही है ये बता। देखो भाई, झुमरू को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, वो ये सब नहीं कर सकता। अरे पर तभी पंचायत में से एक और इंसान चिल्ला पड़ता है। अरे ये जरूर इस कनुआ लालची ठगनाई की साजिश होगी, इसने चुरा के ये सब किया होगा। क्या झूठ मूठ कुछ भी बोले जा रहा है? सच बोल रहा हूँ, उस दिन मेरे बालों में भी पता नहीं क्या गंदी चीज लगाई और 200 रुपए ले लिए, ये कह के कि बाल टूटने से बचेंगे। उसके बाद तो ऐसे टूटे बाल कि बस देख लो खोपड़ा मेरा। अरे तो इसका मतलब मैंने थोड़ी किया है ये सब। अरे रुको, सब लोग चुप हो जाते हैं। पंडित जी, आपने कुछ और भी देखा था उसके पास जिससे आप उसे पहचान लो? और कुछ तो याद नहीं, परंतु हाँ, उस वक्त उसने कंबल ओढ़ रखा था। अच्छा, अगर जो कंबल आपको दिखाएं तो पहचान पाओगे कि ये वही है या नहीं? हाँ अवश्य, उस पर कुछ अलग सी कोई कलाकारी हो रखी थी। हाँ तो ठीक है, फिर इन दोनों के घर जाकर देखते हैं। अगर वो कंबल मिला इनमें से किसी के भी घर तो गुनहगार वही इंसान होगा और ये पंचायत उसका फैसला तभी के तभी कर देगी। सबसे पहले कनुआ तेरे घर जाएंगे। हाँ चलो, मुझे किस बात का डर जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो। सब लोग कनुआ के घर आते हैं और उसके कमरे में सब कुछ उलट पलट कर देखने लगते हैं। पप्पू अपने पापा के साथ बाहर खड़ा ये सब देख रहा होता है। पापा, ये लोग क्या कर रहे हैं? अबे कंबल ढूंढ रहे हैं। कंबल? हाँ, पंडित जी को उस बाल काटने वाले का कंबल याद है तो उसे ही ढूंढ रहे हैं। मुझ पे उंगली उठा रहे थे, मैंने कह दिया बेशक आ जाओ। पापा, पर ये थोड़ी होगा, यहाँ कैसे हो सकता है? मैंने भी वही बोला पर माने नहीं। सभी लोग बाहर आते हैं पंडित के साथ। अंदर तो नहीं है सरपंच जी। ठीक है, अब झुमरू के घर चलते हैं। तभी पंडित जी जोर से चिल्लाते हैं। अरे ये रहा। पंडित जी भाग कर एक कमरे में जाते हैं और वो कंबल उठा लाते हैं। यही तो है वो। सरपंच खून भरी निगाहों से कनुआ की ओर देखता है। तो तू ही है जिसने ये कांड किया है? कनुआ एकदम से डर के थर-थर आ जाता है। अरे पर ये कंबल, ये कैसे हो सकता है? ये कंबल तो मेरे बेटे का है, रात को ओढ़ के सोता है ऐसे। कनुआ पप्पू की ओर आंख मोड़ता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अरे कहाँ गए? सभी गांव वाले इधर उधर देखने लगते हैं। तभी एक गांव वाले की आवाज आती है, अरे भैया वो रहा बाहर, अरे भागे जा रहा भैया, अरे पप्पू के बच्चे रुक जरा। अरे कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा उसके पीछे, नालायक कहीं का। अरे रुको, कुछ लोग साथ में भी लेके चलो, है? पता नहीं कहाँ गया होगा। शाम हो चुकी होती है। उसका पीछा करते करते
गांव के बाहर पड़े पुराने खंडहर में सरपंच, कनुआ और कुछ गांव वाले पहुंच जाते हैं। हाथों में लालटेन है। अचानक सरपंच की नजर कोने में जाती है। अरे रुको रुको, वो देखो, वहाँ वहाँ कोई है। अरे ये तो सरपंच के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। रामन? सरपंच माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। अरे नालायक है, कम अकल, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी कमीने। ये ले, अभी मजा चखाता हूँ तुझे, ये ले, दुष्ट कहीं का। और तू हरामजादे, मुझे लगा ही था कुत्ते की जात तो तू है ही। अरे अरे, अब बस करो। किसी को मारने पीटने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। पहले इनसे ऐसा कृत्य करने की वजह पूछिए। सुनो बच्चों, मुझे सच सच बताओ कि ये सब क्यों किया गांव वालों के साथ। दोनों बच्चे रोते रोते एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अरे मेरा बाप तो देता ही नहीं था कुछ, अब तेरे बाप ने भी मना कर दिया है क्या? अरे देता आराम से, पर दुकान पे पितृपक्ष की वजह से कोई आ नहीं रहा, तो वो भी कंजूसी कर रहा है। अब भाई माल खत्म होने वाला है, अब क्या करें? और जो गहने चुराए थे ना, उसके भी पैसे खत्म होने वाले भाई। यार एक काम करते हैं, गांव वालों को मजबूर करते हैं बाल और दाढ़ी कटवाने के लिए, और क्या। कैसे भाई कैसे? अरे चुपके से जाएंगे और बाल दाढ़ी वगैरह काट देंगे उल्टे सीधे उन सब के हैं। फिर मजबूर होके जो है ना, जाना ही पड़ेगा फिर। हाँ यार, ये बात तो सही कही यार तूने। अरे तो फिर पंडित जी की दाढ़ी क्यों काटी रे? वो पता नहीं चला उस वक्त, क्योंकि नशे में था। मार साले का, नशे में था साला। कनुआ एकदम से उसे मारने भागता है और पंडित जी फिर से उन दोनों के बीच में आ जाते हैं। कलंक कहीं के हैं, कलंक कहीं के साले। रुको कनुआ, और सरपंच जी आप भी रुकिए। आप दोनों की भी इसमें कोई कम गलती नहीं है। सरपंच जी, आपने अपने बालक के साथ कुछ अधिक ही सख्ती बरती, और कनुआ तुमने कुछ अधिक ही लापरवाही। दोनों बच्चों को यही सख्ती और लापरवाही गलत राह पर लेकर गई है। कभी प्रेम से समझाया तुम लोगों ने? कभी कुछ पूछने का प्रयास भी किया तुमने अपने बच्चों से? बच्चा जो कर रहा है करने दो, कुछ नहीं देखना, और फिर इन्हीं के सर पर इल्जाम लगा दो। वाह, पितरों को तो बाद में पूछना, पहले अपनी अगली पीढ़ी को तो संभाल लो। हाँ, बेटा माफ कर दे मुझे जो ठीक लगा वही करता गया, अपने ही कामों में मसरूफ रहा। तुझसे कभी बैठ के बाप की तरह बात ही नहीं हो पाई, कभी कुछ पूछा ही नहीं तुझसे रे। देखिए सरपंच जी, मात्र माफी से कार्य नहीं चलेगा। अब इन्हें आपने सही राह भी दिखानी होगी। याद रखो, नशा मात्र एक इंसान को नहीं, वरन पूरे समाज को खोखला करता है। बच्चों को संभालो, उन्हें प्रेम दो, और अगर भटक जाएं तो मिलकर उन्हें वापस लाओ। यही तो निशानी होती है एक सशक्त गांव, एक सशक्त शहर और एक सशक्त समाज की।